यस वेलकम स्टूडेंट। तो अभी यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है, जे मेंस के अंदर आया हुआ पास्ट ईयर का एक क्वेश्चन है, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग स्पीसीज हैज अनइक्वल बॉन्ड लेंथ। अनइक्वल बॉन्ड लेंथ कौन से अंदर है? तो अनइक्वल बॉन्ड लेंथ वाला आपको यहाँ पे एक पक्का मिलेगा किसके अंदर? ट्रायगोनल बायपिरामिडल के अंदर। तो यहाँ पे अनइक्वल बॉन्ड लेंथ की बात कर, तो यहाँ पे अनइक्वल की बात करें तो किसके अंदर आएगा? यहाँ पे आपको यहाँ पे PCl5 का स्ट्रक्चर यहाँ पे थोड़ा सा ड्रॉ करेंगे तो जल्दी समझ में आएगा। देखो यहाँ पे PCl5 में यहाँ पे जो होते हैं ये तीन होते हैं एक्सियल में, और ये दो जो होते ये तीन जो होते इक्वेटोरियल में होते, इक्वेटोरियल में। तो ये होते इक्वेटोरियल में, और यहाँ पे जो दो होते हैं वो होते एक्सियल में। और ये जो एक्सियल का जो होता है वो लेंथ थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन पेयर का रिपल्शन इस 2 इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। तो ये लेंथ थोड़ा सा क्या हो चुका है? इंक्रीज हो गया एक्सियल का। इक्वेटोरियल का लेंथ थोड़ा सा कम है। तो यहाँ पे ये जो है आपका 5 इलेक्ट्रॉन पेयर वाला सिस्टम किसके अंदर है वो देखना पड़ेगा फिर यहाँ पे, ठीक है। तो अभी देखो XCF4 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे समझ में आएगा। XCF4 क्या है? Xc के ऊपर यहाँ पे है टोटल कितनी लोन पेयर? टोटल 4 लोन पेयर है, उसमें से यहाँ पे F4 है। तो इसका मतलब ये हो गया फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये हो गया इसका सेकंड एक्साइटेड स्टेट। तो इसके ऊपर यहाँ पे 2 लोन पेयर है और 4 बॉन्ड पेयर है। तो यहाँ पे टोटल हो गया कितना? 6। तो 6, तो फिर इसको कैसे ड्रॉ करेंगे हम? यहाँ पे 6 तो ऐसा ड्रॉ करना पड़ेगा। देखो अभी यहाँ पे 4 एक प्लेन के अंदर आएंगे और 2 आउट ऑफ द प्लेन जाएंगे। तो 2 यहाँ पे आउट ऑफ द प्लेन जाएगा। तो आउट ऑफ द प्लेन कौन जाएगा? लोन पेयर ही जाएगा ना, क्योंकि लोन पेयर रिपल्शन थोड़ा सा क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है लोन पेयर। तो ये हो गया आपकी 2 लोन पेयर, और बचेगी आपकी यहाँ पे जो है ये चारों जो है बॉन्ड यहाँ पे एक प्लेन के अंदर आएंगे। तो एक प्लेन के अंदर आ रहे, इसका मतलब लेंथ तो यहाँ पे इक्वल रहेगा। तो यहाँ पे जो लेंथ रहेगा बॉन्ड लेंथ रहेगा, यहाँ पे बॉन्ड लेंथ क्या रहेगा? इक्वल रहेगा। तो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ इक्वल रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे BF4, ये तो नॉर्मल टेट्राहेड्रल। BF4 की बात करें, BF4 1 माइनस। तो BF4 के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे बोरॉन जो होता है यहाँ पे नॉर्मल CH4 की तरह स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है F का, और यहाँ पे 3 कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं। तो ये चारों जो बॉन्ड है वो इक्वल लेंथ के, चारों भी बॉन्ड यहाँ पे क्या है? इक्वल लेंथ के। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो चारों जो है वो यहाँ पे इक्वल लेंथ के, नॉर्मल टेट्राहेड्रल यहाँ पे CH4 की तरह, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका नॉर्मल टेट्राहेड्रल है, ठीक है। तो यहाँ पे भी बॉन्ड लेंथ क्या रहेगा? इक्वल रहेगा। तो SiF4 भी यहाँ पे सिमिलर उसी टाइप का है, यहाँ पे देख सकते हैं SiF4 सिमिलर, कोई फर्क नहीं यहाँ पे खाली कोवैलेंट बॉन्ड है, CH4 की तरह स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। बट यहाँ पे SF4 की बात करें हम, SF4 के अंदर यहाँ पे आपको थोड़ा सा अलग दिखेगा। SF4 के अंदर क्या है? सल्फर का यहाँ पे लोन पेयर होता है, और ये 2 यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन है। तो ग्राउंड स्टेट में यहाँ पे कितना बॉन्ड बनाएगा? ग्राउंड स्टेट में तो यहाँ पे बनाए 2, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में यहाँ पे और 2 बनाएगा। तो यहाँ पे बचेगी एक लोन पेयर। तो यहाँ पे एक लोन पेयर, यहाँ पे एक लोन पेयर प्लस 4 सिग्मा बॉन्ड पेयर, तो यहाँ पे टोटल हो जाएगा 5 इलेक्ट्रॉन पेयर। तो 5 इलेक्ट्रॉन पेयर का सिस्टम पता है हमें, तो 5 इलेक्ट्रॉन पेयर का सिस्टम ड्रॉ करेंगे हम। 5 इलेक्ट्रॉन पेयर का सिस्टम यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे। तो उसमें से आपको पता है लोन पेयर कितनी भी है, 1 हो 2 हो या 3 हो, आपको उसको ऑलवेज डालना है कहाँ पे? इक्वेटोरियल पे। तो एक लोन पेयर है तो इसको इक्वेटोरियल में डालेंगे। तो चलो अभी यहाँ पे ये हो गई लोन पेयर, तो ये हो गई लोन पेयर। तो अभी यहाँ पे आपको पता है ना, अभी ये तो जो है वो है एक्सियल, ये तो हो गया एक्सियल, और ये जो बच्चे हुए ये हो गए इक्वेटोरियल। तो एक्सियल का जो लेंथ होता है वो क्या होता है? ज्यादा होता है, लेंथ क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है। और इसका जो होता है वो लेंथ क्या होता है? कम होता है। यहाँ पे जो लेंथ की बात करें तो मिनिमम होता है। तो यहाँ पे अनइक्वल लेंथ हो गया ना, तो ये तो ज्यादा हो गया, ये तो कम हो गया, तो यहाँ पे अनइक्वल लेंथ हो गया। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा? अभी हमारा आंसर आएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर D is the correct answer. I hope you understand the explanation. Thank you.
यस वेलकम स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमारे पास एक पास्ट ईयर का क्वेश्चन है, जेमेंस 2021 के अंदर आया हुआ। क्वेश्चन के अंदर पूछा है द कंपाउंड दैट हैज लार्जेस्ट HMH बॉन्ड एंगल। तो यहाँ पे जो M है, यहाँ पे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, कार्बन, जो भी यहाँ पे ऑप्शन के अंदर आ रहे हैं उसको M बोला गया है, जो सेंट्रल एटम है। तो चलो अभी यहाँ पे मैक्सिमम एंगल पूछा है, तो यहाँ पे आपको बोलना क्या है। CH4 के अंदर तो सबको पता है, यहाँ पे नॉर्मल टेट्राहेड्रल जो होता है, दो बॉन्ड जो होते हैं यहाँ पे प्लेन के अंदर होते हैं, दो बॉन्ड जो होते हैं आउट ऑफ द प्लेन होते हैं, यहाँ पे जो है आगे पीछे, बट जो भी कुछ रहेगा यहाँ पे आपका जो बॉन्ड पेयर पावर पेयर रिपल्शन जो है यहाँ पे इक्वल होता है। तो ये रहेगा कुछ इस तरह से CH4 के अंदर। और CH4 के अंदर एंगल कितना होता है यहाँ पे, अभी यहाँ पे CH4 के अंदर ये जो बॉन्ड एंगल होता है वो कितना होता है 109.28 डिग्री। तो ये होता है इसका एंगल, किसके अंदर, CH4 के अंदर। तो यहाँ पे H2S यहाँ पे देख सकते हैं, H2S के अंदर क्या है, अभी H2S ये जो है वाटर के फैमिली का है। तो यहाँ पे वाटर भी ऑप्शन है, तो चलो पहले यहाँ पे वाटर भी निकाल देते हैं। चलो यहाँ पे ग्रुप 16 के अंदर है, ऑक्सीजन जो होता है सेंट्रल में होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, और यहाँ पे दो लोन पेयर होते हैं। वाटर के अंदर यहाँ पे क्या होता है, दो लोन पेयर होते हैं। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे रिपल्शन कौन सा है, लोन पेयर रिपल्शन है। उसके बाद यहाँ पे लोन पेयर बॉन्ड पेयर को भी रिपेल कर रही है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। और सबसे कम रहेगा ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन के अंदर का, यहाँ पे सबसे कम यहाँ पे बॉन्ड पेयर रिपल्शन। तो वाटर के अंदर ये जो एंगल आ रहा है, तो वाटर के अंदर ये एंगल कितना आ रहा है 104.5, तो इतना आ रहा है। तो H2S की बात करें तो H2S के अंदर यहाँ पे देख सकते हैं कि S जब हम सेंट्रल में लेंगे तो सल्फर जो है यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो ये जो बॉन्ड के अंदर के जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे थोड़ा सा सल्फर के दूर रहेंगे, जहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन जो है बॉन्ड के थोड़ा सा टुवर्ड द सेंटर आ रहे थे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने के कारण। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने के कारण ये टुवर्ड द सेंटर आएंगे, तो ऑब्वियसली यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन थोड़ा सा ज्यादा रहेगा। और यहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन इतने ज्यादा सेंटर के करीब नहीं आएंगे जितना ऊपर आ रहे, समझ रहे ना, क्योंकि सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी ज्यादा नहीं जितनी ऑक्सीजन की। तो फिर यहाँ पे थोड़ा सा सेंट्रल से दूर रहेंगे इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के बीच इतना ज्यादा रिपल्शन नहीं रहेगा। तो यहाँ पे एंगल की बात करें, देख सकते हैं आप इसके अंदर एंगल जो है वो 92 के आसपास होता है, 92 के आसपास होता है। तो यहाँ पे इसके अंदर तो एंगल हो गया 92, इसके एंगल यहाँ पे बात कर सकते हैं, ये हो गया आपका 109। अभी NH3 की बात करें तो NH3 के अंदर एक लोन पेयर होता है। अभी हम NH3 की बात करें तो NH3 के अंदर एक लोन पेयर होता है, नाइट्रोजन जो होता है सेंट्रल एटम में एक लोन पेयर है, और यहाँ पे आपके क्या है 3 बॉन्ड पेयर है। तो यहाँ पे देख सकते हैं तीनों बॉन्ड पेयर हम ड्रॉ करेंगे इस तरह से, तो कुछ इस तरह से समझ में आएगा आपको। तो यहाँ पे लोन पेयर है, तो लोन पेयर यहाँ पे इस बॉन्ड को क्या करेगा, रिपेल करेगा, और यहाँ पे बॉन्ड पेयर भी रिपेल करेगा, बट इतना ज्यादा रिपल्शन नहीं रहेगा। तो यहाँ पे CH4 से थोड़ा सा एंगल यहाँ पे क्या हो गया है, कम हो गया। तो यहाँ पे इसके बीच जो बॉन्ड है इसके बीच यहाँ पे एंगल देख सकते हैं 107 के आसपास इसका एंगल होता है। तो हाईएस्ट एंगल पूछा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा, CH4 इज अ करेक्ट आंसर। आई हैव अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन, थैंक यू। देखो अभी हमारे पास एक क्वेश्चन है, पास्ट ईयर का क्वेश्चन एक्चुअली जेईई का। पोटेंशियल एनर्जी कर दिया है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के लिए, तो यहाँ पे फंक्शन ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इज, तो कौन सा यहाँ पे जो ग्राफ है वो सही है, यहाँ पे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करना है। तो आपको पता है कि हाइड्रोजन एटम जैसे जैसे क्लोज आते हैं वैसे वैसे एनर्जी क्या हो जाती है, रिलीज हो जाती है। तो रिलीज वाला ग्राफ यहाँ पे कहाँ पे, ये तो रिलीज हो रही है, यहाँ पे भी रिलीज हो रही है। तो जैसे जैसे यहाँ पे रिलीज हो जाएगी वैसे वैसे वो मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, क्लोज आएंगे। तो यहाँ पे ये जो ग्राफ है कुछ यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 74 पिकोमीटर के आसपास, और यहाँ पे जो एनर्जी है वो यहाँ पे 436 किलो जूल के आसपास क्या हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है। तो यहाँ पे ये जो ग्राफ है वो एकदम परफेक्ट है, और जैसे और क्लोज आएंगे तो उनके बीच रिपल्शन भी बढ़ेगा, तो वो मॉलिक्यूल अनस्टेबिलिटी के लिए जाएगा, मतलब यहाँ पे वो एग्जिस्ट नहीं होगा। फिर यहाँ पे और ज़्यादा क्लोज दो एटम लाएंगे तो यहाँ पे फिर वो और ज़्यादा एनर्जी यहाँ पे बढ़ाएगा,
मॉलिक्यूल नॉन एग्जिस्टेंस की तरफ जाएगा। बट क्लोज आएंगे यहाँ तक तो यहाँ पे जो है रिपल्शन और अट्रैक्शन क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ये रहेगा हमारा करेक्ट आंसर। फिलहाल यहाँ पे ए था, ये बी था, ये सी था और यहाँ पे ये क्या था, डी। तो यहाँ पे हमारा आंसर कौन सा सही है, ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। इसको यहाँ पे इस ग्राफ को ऑलरेडी एनसीईआरटी के अंदर देख के रखा है और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन के अंदर ध्यान में रखना है 436 किलोजूल पर मोल इतना एनर्जी रिलीज होता है। दो हाइड्रोजन के बीच का जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है उसको 74 पिकोमीटर यहाँ पे है। तो यहाँ पे ऑप्शन इज द सी करेक्ट आंसर। आई अंडरस्टैंड एक्सप्लेनेशन, थैंक यू। यस, वेलकम स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमारे पास एक पास्ट ईयर का क्वेश्चन है, जेएमएस 2020 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन इस तरह से, स्ट्रक्चर ऑफ PCl5 इन सॉलिड स्टेट। तो अभी यहाँ पे एक बात क्या है, देखो सॉलिड स्टेट के अंदर PCl5 का जो स्ट्रक्चर होता है कैसा होता है, और लिक्विड स्टेट और गैस स्टेट की बात करें तो हम जो ड्रॉ करते हैं ना इस तरह से कि ट्राइगोनल, यहाँ पे बोल सकते हैं हम ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ये जो शेप होता है ये देख सकते हैं यहाँ पे, ये इस तरह से शेप होता है, ठीक है। तो इसको ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बोला जाता है और इसका यहाँ पे जो मॉलिक्यूल है PCl5 एज इट इज PCl5 में मिलता है। बट सॉलिड स्टेट की बात करें तो सॉलिड स्टेट में जो होता है स्टूडेंट, सॉलिड स्टेट में थोड़ा सा अलग कहानी होता है। ये जो PCl5 है उसमें से यहाँ पे ये जो बॉन्ड है यहाँ पे इसकी तरफ टूट जाता है, Cl की तरफ। ये जो बॉन्ड है वो किसकी तरफ टूट जाता है, Cl की तरफ टूट जाता है। तो फिर यहाँ पे जो है वो यहाँ पे sp3 मतलब यहाँ पे एक बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से दिखेगा, देखो PCl4 यहाँ पे प्लस, और PCl4 प्लस जो है यहाँ पे देख सकते हैं S और P तीनों का क्वांटम नंबर यहाँ पे क्या है, S and P having same principal quantum number, same principal quantum number। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है, इसका मतलब यहाँ पे क्या रहेगा, टेट्राहेड्रल रहेगा। यहाँ पे जो भी S है यहाँ पे देख सकते हैं, ड्रॉ करता हूँ इसको तो समझ में आएगा। यहाँ पे ये जो है यहाँ पे तो ये तो एक बॉन्ड टूट गया, अभी यहाँ पे ये तो टूट गया Cl की तरफ, और यहाँ पे ये बचे हुए, तो यहाँ पे आपके एक Cl रहेगा, यहाँ पे आपका एक Cl रहेगा, यहाँ पे आपका एक Cl रहेगा, यहाँ पे आपका एक Cl रहेगा, और ये Cl आपका टूट गया। यहाँ पे जो Cl ये टूट गया, दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जो थे Cl के पास गए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ना, यहाँ पे 3s है, यहाँ पे 3px, यहाँ पे 3py और यहाँ पे 3pz। तो यहाँ पे x y z और s तीनों का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है, sp3 हो गया तो ये टेट्राहेड्रल हो गया। और दूसरी बात यहाँ पे वो Cl माइनस जाएगा किसके पास, अभी ये PCl5 यहाँ पे देख सकते हैं PCl5, यहाँ पे आपका PCl5 दूसरा मॉलिक्यूल प्लस ये Cl माइनस इसके तरफ आ गया। तो यहाँ पे और एक यहाँ पे क्या बनाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। फिलहाल तो यहाँ पे दूसरे मॉलिक्यूल के अंदर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा ये। तो फिर यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से दिखेगा PCl6 और इसके ऊपर माइनस चार्ज आएगा। तो ये आपको दिखेगा कैसा, ऑक्टाहेड्रल, ये दिखेगा आपको ऑक्टाहेड्रल। तो PCl4 प्लस ये जो है टेट्राहेड्रल रहेगा और PCl6 माइनस ये क्या रहेगा, ऑक्टाहेड्रल। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आप अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन, थैंक यू। यस, वेलकम स्टूडेंट। तो हमारे पास एक जेएमएस 2020 का क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन के अंदर पूछा ऐसा है कि इंटरमॉलिकुलर पोटेंशियल एनर्जी फॉर मॉलिक्यूल ABCD Q1 बिलो सजेस्ट दैट, एक ग्राफ दिया है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी दिया है और यहाँ पे जो है इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस दिया है। तो यहाँ पे ऑप्शन के थ्रू जाए तो यहाँ पे थोड़ा समझ में आएगा कि AB हैज द टिफेस्ट बॉन्ड, टिफेस्ट मतलब इसको बोल सकते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे AD हैज शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ, A has largest bond enthalpy and D is more electronegative than other atoms। तो यहाँ पे हमें क्या समझ में आ रहा है कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी, दो एटम्स जितना ज़्यादा एनर्जी क्या करेंगे, रिलीज करेंगे, उतना वो बॉन्ड ज़्यादा क्या रहेगा, स्ट्रांग रहेगा। तो किन दो एटम के मिलने से ज़्यादा एनर्जी रिलीज हुई है, यहाँ पे देख सकते हैं AB। तो AB यहाँ पे बॉन्ड एकदम स्ट्रांग होगा,
उसको तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे ये जो बॉन्ड रहेगा ये कौन सा बॉन्ड रहेगा, स्टिपेस्ट बॉन्ड रहेगा। यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या रहेगा, यहाँ पे ये जो रहेगा यहाँ पे इसको स्टिपेस्ट बोल सकते हैं, या इसको आप बोल सकते हैं कि एकदम ज़्यादा एनर्जी इसको देना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या रहेगा, आंसर इज एक करेक्ट आंसर रहेगा। तो आई होप अंडरस्टैंड एक्सप्लेनेशन, थैंक यू। यस वेलकम स्टूडेंट। तो हमारे पास एक पास्ट ईयर का जे मेंस का क्वेश्चन है, केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स एंड स्टेटमेंट रिलेटेड टू देम। यहाँ पे आपको एक दिया है ओ हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड एंड पी हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, दो मॉलिक्यूल दिए ए और बी। तो उसके अंदर आपको यहाँ पे ऑप्शन के थ्रू जाएंगे तो क्या क्रिस्टलाइजेशन बोला है, बॉइलिंग पॉइंट बोला है और डिसोल्यूशन बोला है। तो तीनों जो बातें यहाँ पे, वो तीनों बातें यहाँ पे किसके रिलेटेड है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के रिलेटेड है। तो यहाँ पे पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग को समझते हैं। अभी इसके अंदर बात करें तो इसके अंदर है आपका क्या, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एच बॉन्डिंग और बॉन्डिंग। और इसके अंदर है बी के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंटरमॉलिक्यूलर क्यों, यहाँ पे इसका पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इसके पार्शियल नेगेटिव के साथ जल्दी बाइंड अप होने वाला नहीं है, मतलब इतना वीक रहेगा, ये डिस्टेंस ज़्यादा है। यहाँ पे डिस्टेंस क्या रहेगा, कम है, तो यहाँ पे वो इंटरेक्शन थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा। तो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्या कर रहे हैं, यहाँ पे फिजिकली इंटरेक्शन कर रहे हैं। समझ रहे ना कि हाँ, क्योंकि हाइड्रोजन के ऊपर यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ रहा है क्योंकि वो ऑक्सीजन को कनेक्ट है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, इनसे यहाँ पे हाइड्रोजन के ऊपर क्या बनता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बनता है। तो फिर यहाँ पे नीचे क्या रहेगा, इंटरमॉलिक्यूलर रहेगा, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यहाँ पे ध्यान में रखो, यहाँ पे एकदम नोट बना के देते हैं हम। तो यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन जो बॉन्डिंग है, यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, किसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा, बॉइलिंग पॉइंट को रहेगा। तो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे, मेल्टिंग पॉइंट को रहेगा। उसके बाद यहाँ पे रहेगा विस्कोसिटी, विस्कोसिटी। उसके बाद यहाँ पे रहेगा रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। उसके बाद यहाँ पे रहेगा क्या कि रेट ऑफ सोल्युबिलिटी रहेगा, रेट ऑफ कंडेंसेशन भी बोल सकते हैं यहाँ पे, रेट ऑफ कंडेंसेशन, रेट ऑफ कंडेंसेशन। उसके बाद यहाँ पे क्या रहेगा, रेट ऑफ क्या, सोल्युबिलिटी। मतलब यहाँ पे किसी पोलर सॉल्वेंट के अंदर इसको डालते, मतलब पानी वाटर के अंदर डालते, तो यहाँ पे इसकी सोल्युबिलिटी क्या रहेगी, सोल्युबिलिटी। तो इतने सारे फैक्टर है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट, ये जो रहेगा, इसका पानी के अंदर सोल्युबिलिटी भी ज़्यादा रहेगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा रहेगा और इसका क्रिस्टलाइजेशन भी ज़्यादा रहेगा। तो फिर यहाँ पे हमारा आंसर क्या बनेगा, देखो बोलो यहाँ पे आंसर क्या रहेगा। तो हमारा यहाँ पे रहेगा आइडेंटिफाई करेक्ट स्टेटमेंट बोला है, तो करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा रहेगा, ए भी रहेगा, बी भी रहेगा और सी भी रहेगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा, देखो ए, बी एंड सी। तो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। आई हैव अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन, थैंक यू। यस वेलकम स्टूडेंट। तो हमारे पास यहाँ पे एक क्वेश्चन है, द शेप एंड स्ट्रक्चर यहाँ पे पूछा है XeF51 माइनस एंड XeO3F2। तो इनका शेप स्ट्रक्चर यहाँ पे हमें बताना है क्या है। तो चलो अभी पहले तो इसको ड्रॉ करेंगे हम। ये जो है कौन सा, XeO, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे XeF51 माइनस है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि Xe की ग्राउंड स्टेट में सबकी सब लोन पेयर होती है। तो सबकी सब ग्राउंड स्टेट पे तो कोई बॉन्ड नहीं बनाएगा। अभी यहाँ पे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, देखो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में ये बनेगा, सेकंड एक्साइटेड स्टेट में ये बनेगा। अभी सेकंड एक्साइटेड स्टेट चार बॉन्ड बनेगा, पांचवा बॉन्ड बनाना है तो इसको थर्ड एक्साइटेड स्टेट में जाना पड़ेगा। तो ये हो गया। तो एक उसके पास ए बचेगा अनपेड इलेक्ट्रॉन और ये रहेगी पेयर्ड।
तो यहाँ पे इस अनपेड इलेक्ट्रॉन को पेड करने के लिए यहाँ पे बाहर से मेटल से किसी ना किसी एक स्पीसीज से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आएगा, तो ये हो जाएगा पेयर। इसका मतलब ये हो जाएगी लोन पेयर। तो कितनी लोन पेयर होगी यहाँ पे? 2 लोन पेयर। और कितनी बॉन्ड पेयर होगी? 1 2 3 4 5, 5 + 2 लोन पेयर। मतलब यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि 5 यहाँ पे क्या हो गया? बॉन्ड पेयर हो गया, सिग्मा बॉन्ड पेयर। और यहाँ पे 2 क्या हो गया? लोन पेयर। तो टोटल कितना आ रहा है यहाँ पे? टोटल आ रहा है आपका 7। तो 7 का स्ट्रक्चर कैसे बनाना है? एकदम सीधा है 7 का स्ट्रक्चर। तो 7 का स्ट्रक्चर कैसा है? एक ही प्लेन के अंदर यहाँ पे 5 ड्रॉ करने, पहले एक ही प्लेन के अंदर ये 5 ड्रॉ करने। तो ये रहेंगे एक ही प्लेन के अंदर के, ये पांचों जो रहेंगे वो एक ही प्लेन के अंदर रहेंगे। तो ये प्लेनार हो जाएगा। ये हो जाएगा क्या? प्लेनार। मतलब इसको बोला जाएगा एक पेंटागोनल है, और पेंटागोन जो है एक प्लेन के अंदर है, तो इसको हम बोलेंगे पेंटागोनल प्लेनार। और यहाँ पे जो 2 लोन पेयर रहेगी आपस में मैक्सिमम डिस्टेंस के ऊपर रहेगी। जो भी लोन पेयर है यहाँ पे वो आपस में मैक्सिमम डिस्टेंस के ऊपर रहेगी। तो यहाँ पे ये लोन पेयर रहेगी, तो ये आपस में मैक्सिमम डिस्टेंस पे क्यों रहेगी? क्योंकि रिपल्शन यहाँ पे कम होना चाहिए। लोन पेयर रिपल्शन यहाँ पे इसके बीच लाएंगे तो यहाँ पे एंगल कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल जो है वो कितना रहेगा? यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल की बात करें तो यहाँ पे 72 के आसपास यहाँ पे बॉन्ड एंगल आएगा। और यहाँ पे ये जो एक लोन पेयर अभी ऊपर, मतलब यहाँ पे एक्सियल और एक इक्वेटोरियल में, तो यहाँ पे 90 रहेगा, तो यहाँ पे भी रिपल्शन ज्यादा रहेगा। तो 2 लोन पेयर को हम ऐसी जगह पे डालेंगे जहाँ पे मिनिमम रिपल्शन रहेगा। तो यहाँ पे लोन पेयर आपस में 180 को है। तो इसका शेप की बात करें तो शेप की बात करेंगे तो क्या आएगा? यहाँ पे पेंटागोनल। पेंटागोनल शेप की बात करें तो यहाँ पे शेप हम बोल रहे हैं शेप। तो शेप की बात करें तो यहाँ पे क्या आएगा? पेंटागोनल। यहाँ पे प्लेनार आएगा, पेंटागोनल प्लेनार। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ चुका है, यहाँ पे देख सकते हैं। ये बोल सकते हैं किसी न किसी मेटल के साथ से यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन उन्होंने लिया है, तो यहाँ पे 2 लोन पेयर बगे। तो ये तो हो गया पेंटागोनल प्लेनार। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है हमारे पास क्या? XeO3F2। XeO3F2। तो चलो अभी इसका भी यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करेंगे। अभी Xe का यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कंपोजिशन ड्रॉ करेंगे तो क्या रहेगा? यहाँ पे ग्राउंड स्टेट में ये कहानी रहेगी, सबकी सब लोन पेयर रहेगी। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में क्या रहेगा? देखो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में कुछ इस तरह से रहेगा। देखो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ये हो गई आपकी। अभी 2 F है तो चलो यहाँ पे ये F हो गया। अभी 3 ऑक्सीजन है तो मतलब यहाँ पे एक ऑक्सीजन हो गया, यहाँ पे दूसरा ऑक्सीजन हो गया, और यहाँ पे तीसरा ऑक्सीजन हो गया। समझ रहे ना? तो यहाँ पे देख सकते हैं कितने यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड हो गए? 1 2 3 4 5 हो गए। इसका मतलब यहाँ पे आप ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं, इसको 5 को हम ऐसा ड्रॉ करते हैं। तो ये जो है ये है इक्वेटोरियल वाले, यहाँ पे इक्वेटोरियल रहेगा। और यहाँ पे ये जो रहेगा ये क्या रहेगा? एक्सियल रहेगा। यहाँ पे ये एक्सियल हो गया, एक्सियल हो गया, ये इक्वेटोरियल हो गया। तो इक्वेटोरियल में यहाँ पे कौन रहेंगे? यहाँ पे देख सकते हैं ये जो डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 फ्लोरीन है। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है ना, वो ऑलवेज यहाँ पे क्या रहेगा? यहाँ पे देख सकते हैं ये ऑलवेज आपका एक्सेल पे रहेगा। मतलब आपस में वो लॉन्गर डिस्टेंस पे रहेगा। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एलिमेंट है आपस में वो मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहेगा। तो यहाँ पे 180 पे आएगा। और जो तीनों ऑक्सीजन है वो एक प्लेन के अंदर आएंगे। तो फिर इसको क्या बोलेंगे? ये तीनों यहाँ पे एक प्लेन के अंदर हो जाएंगे। तो यहाँ पे तीनों यहाँ पे एक प्लेन के अंदर हो जाएंगे। मतलब ये हो गया आपके इक्वेटोरियल के एक प्लेन के अंदर। एफ वाली लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी क्योंकि वो यहाँ पे क्या है? एक्सेल पे। तो एक्सेल वाली लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा होती है इक्वेटोरियल से। तो फिर यहाँ पे बात क्या बनेगी? ये पेंटागोनल बाइपिरामिडल हो गया। तो इसको बोलेंगे पेंटागोनल बाइपिरामिडल। तो यहाँ पे क्या देख सकते हैं? देखो पेंटागोनल प्लेनार तो एक हो गया, यहाँ पे एक ऑप्शन आ गया, और दूसरा यहाँ पे ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। मतलब ऑप्शन 1 के अंदर यहाँ पे आपको आंसर मिल रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आंसर ए इज अ करेक्ट आंसर। बाकी यार ट्राइगोनल बाइपिरामिडल तो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं, पेंटागोनल प्लेनार, ऑक्टाहेड्रल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। आई हैव अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन। थैंक यू। यस, वेलकम स्टूडेंट। तो हमारे पास एक जे मेंस का पास्ट ईयर का क्वेश्चन है, 2020 के अंदर इसको पूछा गया है। क्वेश्चन इस तरह से देखो, NO, NO+, NO2+ और NO1-। तो इसके अंदर हमें यहाँ पे क्या पूछा है? मिनिमम बॉन्ड स्ट्रेंथ।
तो बॉन्ड स्ट्रेंथ किसके प्रोपोर्शनल होता है? बॉन्ड ऑर्डर के प्रोपोर्शनल। जितना बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उतना बॉन्ड स्ट्रेंथ यहाँ पे क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा। तो अभी फिलहाल इसका हमें एमओटी ड्रॉ करना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू द एमओटी क्या आ रहा है? अभी इनके अंदर कितने प्रोटॉन है देख सकते हैं यहाँ पे हर एक के। तो यहाँ पे सब जगह पे यहाँ पे एनओ, कुछ यहाँ पे कैटायन है कुछ अनायन है, तो एनओ है। यहाँ पे प्रोटॉन कितने देखे? 7 + 8 15 प्रोटॉन है। तो हर एक के पास यहाँ पे प्रोटॉन जो है वो 15 ही है। तो सबके लिए यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉनिक कंफोरेशन फॉलो होगा, हाइयर इलेक्ट्रॉनिक कंफोरेशन। हाइयर यूज करना है, लोअर यूज करना है, उसको लिए प्रोटॉन देखना है। उसके बाद इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? तो देखो अभी इनके अंदर के इलेक्ट्रॉन को देखते हैं। इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? 7 + 8 + 1। तो यहाँ पे कितना रहेगा? 16 रहेगा। यहाँ पे रहेंगे टोटल 16 इलेक्ट्रॉन। तो इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन कम रहेगा, तो इसके अंदर रहेगा 15 इलेक्ट्रॉन। इसके अंदर और एक इलेक्ट्रॉन कम रहेगा, इसके अंदर रहेगा 14 इलेक्ट्रॉन। और इसके अंदर और एक इलेक्ट्रॉन कम रहेगा, तो इसके अंदर रहेंगे 13 इलेक्ट्रॉन। तो इसके इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे पता किया हमने। और यहाँ पे हायर इलेक्ट्रॉनिक कंफोरेशन है ये अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक नंबर, मतलब 14 से ज्यादा है तो यहाँ पे हायर का इलेक्ट्रॉनिक कंफोरेशन लिखते हैं अभी यहाँ पे। तो हायर का इलेक्ट्रॉनिक कंफोरेशन होता है क्या? हायर एमओटी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो यहाँ पे लिखेंगे उसको, होता है सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2। उसके बाद होता है सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2। उसके बाद होता है सिग्मा 2pz2। उसके बाद होता है पाई 2px, और दोनों की एनर्जी यहाँ पे सेम होती है एक्स और वाई की, पाई 2py। तो इनके अंदर यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसा फिलिंग होता है। पहले तो हाफ फिल्ड हो जाता है, उसके बाद फुल फिल्ड हो जाता है। और उसके बाद यहाँ पे होता है आपका क्या? पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py। तो फिलहाल यहाँ तक जो है 14 इलेक्ट्रॉन है, तो मैक्सिमम हमें 16 तक जाना है। तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा हम एक और इधर एक इलेक्ट्रॉन लिखेंगे। तो 17 है तो इधर 2 लिखेंगे, 18 है तो इधर 2 इधर 2 लिखेंगे। ठीक है, तो अभी 16 तक है, तो यहाँ पे ये कहानी हो गई 16 के लिए। ठीक है, तो ये 16 इलेक्ट्रॉन के लिए कहानी बन चुकी है। इसका बॉन्ड ऑर्डर अभी यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो पहले का बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे निकालेंगे। पहला कौन है यहाँ पे? NO-। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने अभी यहाँ पे? बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। बॉन्ड ऑर्डर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 2 2 4, यहाँ पे 2 6 2 8 2 10। तो बॉन्डिंग 10 हो गए। बचे हुए एंटी बॉन्डिंग करेंगे, तो 10 में से 6 एंटी बॉन्डिंग में जाएंगे, डिवाइड बाय 2। तो यहाँ पे आपका कितना आएगा? 4/2, मतलब यहाँ पे आपका क्या आएगा? 2 आएगा। बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे 2 आ गया। किसका बॉन्ड ऑर्डर 2 आ गया? यहाँ पे NO- देख सकते हैं, NO- का बॉन्ड ऑर्डर 2 आ गया। चलो अभी नेक्स्ट एग्जांपल सेकंड देखते हैं। यहाँ पे NOA, NO। तो बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे निकालेंगे। बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? बॉन्डिंग क्या, अभी एक इलेक्ट्रॉन इसमें कम हो जाएगा, तो ये हो गया इसका लॉस। तो ये इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, तो यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग का एक कम हो रहा है। बॉन्डिंग तो उतने ही रहेंगे। तो यहाँ पे 10 - 5 एंटी बॉन्डिंग का एक कम हो जाएगा, डिवाइड बाय क्या है? 2। तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? 2.5। समझ रहे ना? तो थर्ड के लिए क्या रहेगा? देखो थर्ड के अंदर यहाँ पे देख सकते हैं NO+, और एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, तो इसको भी यहाँ पे लॉस करो। तो एंटी बॉन्डिंग का एक कम हो रहा है, तो एंटी बॉन्डिंग का और एक इलेक्ट्रॉन कम करेंगे, तो यहाँ पे 10 - 4 डिवाइड बाय क्या है? 2। तो इसके अंदर हो जाएगा आपका 6/2, मतलब यहाँ पे 3 आएगा। और यहाँ पे फोर्थ के अंदर जाएंगे तो देख सकते हैं NO++। तो यहाँ पे और एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को कम करना पड़ेगा, तो एक हो जाएगा। तो बॉन्डिंग का एक कम हो जाएगा, तो बॉन्डिंग का हो गया एक कम। तो बॉन्डिंग के पहले 10 इलेक्ट्रॉन थे, अब कितना हो जाएगा? बॉन्डिंग का एक कम हो जाएगा, मतलब 10 तो पहले ही थे, तो यहाँ पे 9 हो जाएगा। 9 माइनस एंटी बॉन्डिंग के देख सकते हैं 2 2 4 ही इलेक्ट्रॉन है, डिवाइड बाय यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे 5/2, मतलब यहाँ पे 2.5 आ गया। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर आपको कहाँ पे दिख रही है? सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे दिख रही है। देखो यहाँ पे NO+। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे? यहाँ पे बोलेंगे हाई बॉन्ड ऑर्डर है, हाई बॉन्ड ऑर्डर। तो यहाँ पे बॉन्ड स्ट्रेंथ भी ज्यादा रहेगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ भी ज्यादा रहेगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे कम बॉन्ड कहाँ पे? कम बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे। तो यहाँ पे बॉन्ड, यहाँ पे मिनिमम बॉन्ड स्ट्रेंथ पूछा है, तो बॉन्ड ऑर्डर कम होना है, तो यहाँ पे बॉन्ड स्ट्रेंथ कम रहेगी। तो यहाँ पे लिखेंगे बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या रहेगी? यहाँ पे मिनिमम रहेगी। तो मिनिमम ही पूछा है, तो ये हमारा रहेगा आंसर।
NO माइनस, तो NO माइनस यहाँ पे कहाँ पे आंसर आ रहा है, देखो ऑप्शन नंबर 1 के अंदर। आई हैव टू अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन, थैंक यू। यस, वेलकम स्टूडेंट। तो हमारे पास एक जे मेंस 2020 के अंदर का केमिकल बॉन्डिंग का एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है कि नंबर ऑफ sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल इन बेंजीन के अंदर। तो बेंजीन के अंदर टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने हैं। तो पहले तो बेंजीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, ये होता है बेंजीन का स्ट्रक्चर। और यहाँ पे हाइड्रोजन हम ड्रॉ करें तो भी चलेगा, नहीं किया तो भी चलेगा, ठीक है। तो चलो अभी यहाँ पे हम हाइड्रोजन भी ड्रॉ करते हैं, तो ड्रॉ नहीं किया तो भी चलेगा, समझ जाएंगे हम कि यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो हर एक कार्बन का हम क्या निकालेंगे, हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। तो हर यहाँ पे हर एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, अभी इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है sp2। तो इस sp2 का मतलब यहाँ पे है टोटल 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, एक s और 2 p, मतलब टोटल 3 यहाँ पे जो है sp2 रहेंगे, 3 sp2। तो यहाँ पे 3 sp2 रहेंगे, मतलब एक कार्बन के ऊपर 3 sp2 रहेगा। ये देख सकते हैं, यहाँ पे हम थोड़ा हाईलाइट करेंगे, एक रहेगा सिग्मा बॉन्डेड, दूसरा सिग्मा बॉन्ड ए रहेगा और तीसरा सिग्मा बॉन्ड ए रहेगा। मतलब एक कार्बन के कितने सिग्मा बॉन्ड है, कितनी लोन पेयर है, तो लोन पेयर तो है नहीं यहाँ पे, तो सिग्मा बॉन्ड काउंट करो, यहाँ पे 3 है, तो इस एक कार्बन की 3 आएगी। तो ऐसे कार्बन है कितने हमारे पास, टोटल 6 कार्बन है। तो यहाँ पे बात क्या बनेगी, तो यहाँ पे हमारे पास है 6 कार्बन, तो हर एक कार्बन के अंदर कितना है, 3 है, तो यहाँ पे कितना रखेंगे, 6 इंटू 3, टोटल यहाँ पे बात करेंगे 18, यहाँ पे sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये रहेगा हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, समझ रहे ना, कि इसके देख सकते हैं, इसके 3, इसके 3 6 हो गए, इसके 9 हो गए, यहाँ पे 12 हो गए, यहाँ पे 15 हो गए, यहाँ पे 18 हो गए, तो टोटल 18 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल आएंगे। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा, आंसर हमारा आएगा ऑप्शन नंबर 4, मतलब डी। आई हैव टू अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन, थैंक यू। यस, वेलकम स्टूडेंट। तो हमारे पास एक पास्ट ईयर का जे मेंस का क्वेश्चन है 2020 के अंदर, केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखते हैं, इफ द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ डायोक्सिन स्पीसीज इज 1.73 बोर्स मैग्नेटॉन। तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, मैग्नेटिक मोमेंट का जो फॉर्मूला होता है वो कुछ इस तरह से होता है, म्यू इफेक्टिव जो होता है, म्यू इफेक्टिव इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट ऑफ एन, यहाँ पे ब्रैकेट में n+2, तो यहाँ पे यूनिट लग जाता है बोर्स मैग्नेटॉन। और जो n होता है वो होता है अनपेड इलेक्ट्रॉन, जितने भी अनपेड इलेक्ट्रॉन है उसका नंबर होता है। तो यहाँ पे n की वैल्यू 1 पुट करे तो यहाँ पे n 1 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, 3 हो जाएगा, 3 इंटू 1 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो म्यू इफेक्टिव जो होता है यहाँ पे अंडर रूट ऑफ 3 हो जाता है, और अंडर रूट ऑफ 3 की वैल्यू पता है ना 1.73 बोर्स मैग्नेटॉन होती है। तो इसको बाय हार्ट यहाँ पे ध्यान में रखना है, रूट अंडर रूट 3 कितना होता है। तो हमें अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना चाहिए, 1 चाहिए, ये बात यहाँ पे क्लियर करना है। अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना चाहिए, 1 चाहिए। तो किसके किसके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 है, तो इसमें से भी यहाँ पे आपको आंसर कैसे फिल्टर करना है, O2, जहां जहां पे O2 आ रहा है उसके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो O2 के अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं, उसको बाय हार्ट करके रखना है, या तो इसका फिर आपको टाइम जाएगा, MOT ड्रॉ करेंगे हायर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की, उसके अंदर आपको पता चलेगा। और यहाँ पे जो है हायर है सब एटॉमिक नंबर यहाँ पे देख सकते हैं, इनका सबका एटॉमिक नंबर देख सकते हैं। एटॉमिक नंबर की बात करें तो एटॉमिक नंबर यहाँ पे 16 है, सबके एटॉमिक, ऑक्सीजन है तो 16 रहेगा O2। तो फिर इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, हायर MOT यूज करेंगे, हायर इलेक्ट्रॉनिक कंपोजिशन। तो हायर इलेक्ट्रॉनिक कंपोजिशन क्या होता है, ये यहाँ पे लिखेंगे सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2, उसके बाद सिग्मा स्टार 2s2, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे सिग्मा 2pz2, उसके बाद यहाँ पे पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, तो हम यहाँ पे 16 18 तक जाएंगे। उसके बाद होता है यहाँ पे पाई स्टार 2px इज इक्वल टू क्या होता है, पाई स्टार 2py। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, फिलहाल पहले हाफ फिल्ड हो जाता है, उसके बाद फुल फिल्ड हो जाता है, और उसके बाद यहाँ पे सबसे लास्ट होता है सिग्मा स्टार 2pz।
तो इसके अंदर तो यहाँ तक 20 इलेक्ट्रॉन तक कहानी हो गई है, 20 इलेक्ट्रॉन। तो हमें यहाँ पे मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन तक जाना है, 18 या 17 हो सकता है। तो चलो अभी यहाँ पे पहला देखते हैं, यहाँ पे O माइनस O2 माइनस है और यहाँ पे O2 1 प्लस है। तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है कितने, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन देखेंगे, इसके 8 प्लस 8 प्लस 1, तो ये हो गया आपके टोटल 17 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 प्लस 8 प्लस, यहाँ पे एक प्लस है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम है, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पे 15 हो जाएंगे। तो 15 और 17 के लिए देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, देखो 2 2 4 2 6 2 8 2 10, यहाँ पे 12 हो जाएंगे, 14, यहाँ पे 15 के अंदर यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आएगा, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हमें निकालने पड़ेंगे। तो यहाँ पे आपका एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 14 हो गया, यहाँ पे 15। तो यहाँ पे बात कर सकते हैं ना, O2 1 माइनस के अंदर 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो हमें वही तो फाइंड आउट करना है ना, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो चलो यहाँ पे देखते हैं कि O2 प्लस 1 के अंदर क्या है, टोटल 17 इलेक्ट्रॉन है। तो 17 के लिए जाएंगे, 2 2 4 2 6 2 8 10 12, यहाँ पे 14 15 16 17, मतलब यहाँ पे पेयरिंग रहेगा। तो यहाँ पे रहेगा 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे रहेगा 1 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे एक अनपेयर्ड रहेगा, तो यहाँ पे भी एक अनपेयर्ड रहेगा, तो 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी रहेगा। तो यहाँ पे भी n की वैल्यू क्या रहेगी, 1 रहेगी। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि O2 के लिए जाएंगे, तो O2 के लिए यहाँ पे 16 होते हैं, यहाँ पे यहाँ तक 14 हो गए, 15 16, मतलब यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेगा, देख सकते हैं। तो यहाँ पे टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन O2 के अंदर जाएंगे तो कितना मिलेगा, यहाँ पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये तो थोड़ा सा बाय हार्ट करके रखना है, इसको MOT ड्रॉ करने की भी जरूरत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे n की वैल्यू 2 रहेगी। तो जैसे यहाँ पे और एक इलेक्ट्रॉन आएगा, तो यहाँ पे 16 हो गया, यहाँ पे 17 के लिए तो यहाँ पे एक हो गया, 18 के लिए यहाँ पे क्या रहे, पेड हो जाएंगे, समझ रहे ना। तो फिर यहाँ पे आपको ये पहले ऑप्शन के अंदर आ रहा है, ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे सब जगह पे O2 तो बाकी ड्रॉ करने की भी जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि आपको बाय हार्ट पता है कि यहाँ पे O2 के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। तो ये गया, सी भी गया, बी सी डी, ये तीनों ऑप्शन यहाँ पे विदाउट ड्राइंग कुछ यहाँ पे करना है जरूरी नहीं है। यहाँ पे डायरेक्टली ए के ऊपर क्लिक किया तो भी चलेगा, अदरवाइज इसको ड्रॉ करेंगे तो भी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो चलो यहाँ पे आई पे अंडरस्टैंड एक्सप्लेनेशन, थैंक यू। यस, वेलकम स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमारे पास एक पास्ट ईयर का क्वेश्चन है, JEE मेंस मतलब AIEEE 2007 का क्वेश्चन है एक्चुअली, और केमिकल बॉन्डिंग में से आया हुआ क्वेश्चन है। फजांस रूल के ऊपर क्वेश्चन फ्रेम हो चुका है, ठीक है। तो फजांस रूल जो होता है वो यहाँ पे आयोनिक कैरेक्टर को प्रूव करने के लिए, मतलब आयोनिक बॉन्ड के अंदर कोलन कैरेक्टर, तो कैटायन आनायन, यहाँ पे सब ऑप्शन जो दिख रहे हैं वो सब कैटायन है, पोटेशियम प्लस, कैल्शियम प्लस प्लस, मैग्नीशियम प्लस प्लस और बेरिलियम प्लस प्लस। तो सबसे पहले कि फजांस रूल आपको अप्लाई कहाँ पे करना है, जहां पे आयोनिक बॉन्डेड कंपाउंड है उनके अंदर आपको कोवलेंट कैरेक्टर को चेक करना है, कोवलेंट कैरेक्टर, क्योंकि 100% आयनिक कैरेक्टर का थोड़ा सा पॉसिबिलिटी कम हो जाती है, कुछ ना कुछ थोड़ा सा कोवलेंट कैरेक्टर क्या हो जाता है उसके अंदर ऐड हो जाता है। तो फिर यहाँ पे पोलराइजिंग पावर होता है, पोलराइजिंग पावर, अभी पोलराइजिंग पावर जो होता है वो हमेशा कैटायन की होती है, कैटायन आनायन को अपनी तरफ खींचता है ना, तो जो खींचने का पावर जो होता है ना कैटायन का, उसको पोलराइजिंग पावर बोला जाता है। तो पोलराइजिंग पावर जो होता है वो चार्ज कितना है, मतलब कैटायन के ऊपर कितना प्लस चार्ज है, जितना कैटायन का चार्ज ऑन कैटायन का जितना चार्ज ज्यादा, जितना प्लस चार्ज ज्यादा, उतना उसका खींचने का पावर ज्यादा, आनायन को खींचने का पावर ज्यादा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइज कम होना चाहिए, कैटायन का साइज कम होना चाहिए, तो खींचने का पावर ज्यादा रखेगा। तो फिर यहाँ पे हमें देखना क्या है, अभी यहाँ पे पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम, तो यहाँ पे अभी ये तो आपको ग्रुप 2 के दिख रहे, देखो ये ग्रुप 2 के दिख रहे, यहां से कहानी ग्रुप 2 की है। अभी जो एक कैल्शियम, मैग्नीशियम और बेरिलियम, तो ये एलिमेंट ग्रुप 2 के देख सकते हैं,
तो बेरिलियम प्लस प्लस, उसके बाद यहाँ पे क्या है मैग्नीशियम प्लस, उसके बाद क्या है कैल्शियम प्लस। ठीक है, तो डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज हो जाती है, तो साइज इंक्रीज हो जाएगी तो साइज बढ़ेगी तो पोलराइजिंग पावर कम हो जाएगा, सीधी बात है। तो इसका पोलराइजिंग पावर क्या रहेगा, हाई पोलराइजिंग पावर रहेगा, हाई पोलराइजिंग पावर रहेगा, मतलब कॉलन कैरेक्टर ज्यादा रहेगा। और यहाँ पे पोटेशियम की बात करें तो आपको पता है ना पोटेशियम, तो पोटेशियम जो है वो यहाँ पे रहेगा प्लस पोटेशियम, तो पोटेशियम की साइज बड़ी है, यहाँ पे चार्ज भी कम है साइज भी बड़ी है, तो कैल्शियम और पोटेशियम में तो पोटेशियम का सबसे कम आएगा, तो इसका पोलराइजिंग पावर सबसे कम आएगा, तो इसका पोलराइजिंग पावर लोएस्ट पोलराइजिंग पावर आएगा, लोएस्ट पोलराइजिंग पावर। तो लोएस्ट पोलराइजिंग पावर आएगा, मतलब इसके अंदर आयनिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा रहेगा। तो हमें यहाँ पे पोलराइजिंग पावर पूछा है, ऑर्डर पूछा है, तो यहाँ पे फिर बात क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे ज्यादा रहेगा बेरिलियम का, तो यहाँ पे लिखेंगे पहले तो बेरिलियम, पहले तो बेरिलियम आएगा, उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा आपका मैग्नीशियम प्लस प्लस आएगा, सबसे कम आपका पोटेशियम आएगा, उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा कैल्शियम प्लस प्लस आएगा, और सबसे कम रहेगा पोटेशियम। तो ये हो जाएगी कौन सी पावर, पोलराइजिंग पावर, पोलराइजिंग पावर। तो हमारा आंसर क्या आएगा, देखो यहाँ पे बेरिलियम प्लस प्लस, मैग्नीशियम प्लस प्लस, कैल्शियम प्लस प्लस, और सबसे कम रहेगा क्या यहाँ पे पोटेशियम। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी इज अ करेक्ट आंसर। आई हैव अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, वेलकम। तो हमारे पास एक पास्ट ईयर का क्वेश्चन है जेईई मेंस का, और ये जो क्वेश्चन बन चुका है केमिकल बॉन्डिंग में से बन चुका है। तो लैटिस एनर्जी ऑफ आयनिक कंपाउंड किसके ऊपर डिपेंड होता है। तो सबसे पहले लैटिस एनर्जी क्या होती है। लैटिस एनर्जी एक ऐसी एनर्जी स्टूडेंट कि जो आपका जो क्रिस्टल फॉर्मेशन जो होता है, क्रिस्टल फॉर्मेशन जो होता है वो यहाँ पे कैटायन और आनायन का जब क्लोज आते हैं, बहुत सारे कैटायंस आनायन यहाँ पे क्या आते हैं, मान के चलो कि यहाँ पे कैटायन है, तो इसके सराउंडिंग में यहाँ पे मान के चलो कि आनायन आ गए, तो यहाँ पे जब आनायन आ गए तो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। तो चाहे यहाँ पे आप आनायन और आनायन के सराउंडिंग में यहाँ पे कैटायन की बात करें तो ऊपर नीचे बाएं हाथ दाएं हाथ सब यहाँ पे आपके क्या आ गए, कैटायन आ गए। तो यहाँ पे जितना यहाँ पे ये ज्यादा क्लोज आएंगे उतना एक सर्टेन अमाउंट ऑफ यहाँ पे एनर्जी क्या करेंगे, रिलीज करेंगे। तो यहाँ पे एक एनर्जी क्या कर रहे हैं, एनर्जी लॉस कर रहे हैं, और वो लॉस हुई एनर्जी को हम कौन सी एनर्जी बोलते हैं, लैटिस एनर्जी बोलते हैं। तो लैटिस एनर्जी, तो लैटिस एनर्जी मतलब क्या, जितना एनर्जी लॉस होगा उतना उसका पैकिंग अच्छा हो गया, उतना वो ज्यादा बाइंड अप हो चुके होंगे। तो यहाँ पे वो किसके ऊपर डिपेंड है फिर, तो लैटिस एनर्जी जो होती है वो यहाँ पे जितना फोर्स ज्यादा रहेगा ये आयन के बीच उतना उसका एनर्जी ज्यादा रिलीज हो जाएगा। तो ये फोर्स जो होता है वो क्या होता है, कूलम्बिक के कांस्टेंट होता है। Q1 मतलब यहाँ पे कैटायन का चार्ज है, Q2 मतलब ये आनायन का चार्ज है, डिवाइड बाय यहाँ पे क्या है, कैटायन आनायन का डिस्टेंस यहाँ पे देख सकते हैं। यस, वेलकम स्टूडेंट। तो हमारे पास एक जेईई मेंस 2020 का एक क्वेश्चन है पास्ट ईयर का, केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन है। देखते क्वेश्चन क्या है, केमिकल बॉन्डिंग और पी ब्लॉक, थोड़ा सा दोनों टॉपिक को थोड़ा सा मिक्स है। चलो, नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन सल्फर एंड ऑक्सीजन एटम इन S2O8 2 माइनस है। तो S2O8 2 माइनस मतलब है पैरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड का आनायन है, और इसके बीच हमें सल्फर ऑक्सीजन के बॉन्ड कितने वो देखना है, और नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन सल्फर एंड सल्फर एटम इन रोम्बिक सल्फर। तो चलो पहले तो इसका निकाल देते हैं, S2O8 2 माइनस। इसका स्ट्रक्चर कैसा है, पैरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर, तो ये देख सकते हैं पैरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर है। इसका खाली अभी निकालना क्या है, H निकालना है। H निकालना है मतलब H निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो H निकालेंगे तो इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो यहाँ पे H को निकाल देते हैं हम, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ड्रॉ करना पड़ता, तो देख सकते हैं यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज आएगा। तो यहाँ पे सल्फर ऑक्सीजन बॉन्ड काउंट करने, तो सल्फर ऑक्सीजन कितने बॉन्ड है देखो, तो यहाँ पे देखो 1 2
3 4 5 6, तो यहाँ पे 6 हो गए और यहाँ पे 6 हो गए, तो 6 + 6 है यहाँ पे 12, तो बट यहाँ पे 12 वाला कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो हम यहाँ पे ओनली सिग्मा बॉन्ड काउंट करेंगे, पाई बॉन्ड को यहाँ पे इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि पाई बॉन्ड वाला यहाँ पे कोई ऑप्शन दिया नहीं है, मतलब 12 वाला कोई ऑप्शन नहीं है, ओनली सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 4 8, तो 8 ऑप्शन यहाँ पे दो जगह पे मिल रहा है, एक तो यहाँ पे बी के अंदर मिल रहा है और दूसरा डी के अंदर मिल रहा है। चलो अभी पहले तो सबसे आपको सिग्मा बॉन्ड काउंट करना है ओनली। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे सल्फर सल्फर बॉन्ड कितने रोम्बिक सल्फर के अंदर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4 और यहाँ पे लिखेंगे 4, तो 4 + 4 यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अभी रोम्बिक सल्फर के अंदर देख, अभी रोम्बिक सल्फर का देखते हैं। देखो रोम्बिक सल्फर के अंदर की बात करें तो रोम्बिक सल्फर के अंदर सल्फर सल्फर बॉन्ड काउंट करना है, तो सीधी बात है यहाँ पे, तो ये क्राउन शेप डब्ल्यू शेप जैसा दिख रहा है आपको, देखो यहाँ पे एक बॉन्ड हो गया, 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 हो गए। तो यहाँ पे एस एस बॉन्ड की बात करें तो यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा 8, तो सिग्मा बॉन्ड काउंट करने थे, तो 8 और 8, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे डी के अंदर 8 8, तो यहाँ पे डी इज अ करेक्ट आंसर। आई हैव टू अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन, थैंक यू। यस वेलकम स्टूडेंट, तो हमारे पास यहाँ पे एक जे मेंस 2020 के अंदर का एक क्वेश्चन है, डायपोल मोमेंट ऑफ CCl4 CHCl3 और CH4, तो यहाँ पे डायपोल मोमेंट आपको निकालना है। तो सबसे पहले आपको CCl4 एंड CH4, तो इनका डायपोल मोमेंट तो डायरेक्ट क्या होता है रे, जीरो होता है, इनका डायपोल मोमेंट डायरेक्ट जीरो होता है, तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट ये ध्यान में रखना है, डायपोल मोमेंट यहाँ पे क्या होता है, इनका जीरो होता है, और जिनका भी डायपोल मोमेंट जीरो होता है वो होते हैं नॉन पोलर, तो ये आएगा नॉन पोलर। यहाँ पे देख सकते हैं CH4 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो कुछ इस तरह से यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे टोटल डायपोल मोमेंट की बात करें तो यहाँ पे टोटल डायपोल मोमेंट इसके अंदर क्या आ रही है, जीरो आ रही है, और यहाँ पे ये कुछ इस तरह से रहेगा। सेम यहाँ पे CCl4 का भी स्ट्रक्चर इसी तरह से रहेगा, यहाँ पे ओनली इंस्टेड ऑफ हाइड्रोजन जो है यहाँ पे क्या रहेगा, Cl रहेगा, तो यहाँ पे भी बात वही रहेगी, यहाँ पे वही नॉन पोलर सेम एटम है ना, तो फिर यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हाइड्रोजन हो या क्लोरीन हो या फ्लोरीन हो, यहाँ पे एटम ये चारों सेम है, तो यहाँ पे मॉलिक्यूल नॉन पोलर ही रहेगा। इसका डायपोल मोमेंट की बात करें तो डायपोल मोमेंट यहाँ पे क्या रहेगा, डायपोल मोमेंट जीरो ही रहेगा, डायपोल मोमेंट क्या रहेगा, जीरो ही रहेगा, समझ रहे ना। और यहाँ पे CHCl3 में क्या रहेगा, देखो यहाँ पे आपका मान के चलो कि यहाँ पे एक H है, यहाँ पे आपका Cl है, तो अलग अलग एटम हो गए, यहाँ पे देख सकते हैं एटम अलग अलग हो गए, यहाँ पे देख सकते हैं, तो इसका यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नीचे आएंगे, इसके जो इलेक्ट्रॉन है टुवर्ड्स द कार्बन आएंगे, समझ रहे ना, और कार्बन से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे टुवर्ड्स द किस कहाँ पे जाएंगे, अवे फ्रॉम द कार्बन जाएंगे, मतलब क्लोरीन के पास जाएंगे, तो यहाँ पे थोड़ा सा डायपोल मोमेंट रहेगा, थोड़ा सा डायपोल मोमेंट रहेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका डायपोल मोमेंट सबसे यहाँ पे ज़्यादा रहेगा, CH3Cl, उसके बाद यहाँ पे रहेगा क्या, CH2Cl2, उसके बाद यहाँ पे रहेगा आपका CHCl3, और उसके बाद यहाँ पे रहेगा CCl4, और CCl4 का और CH4 का क्या रहेगा, सेम रहेगा। सेंट्रल एटम को जितने भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रहेंगे उतना उसका डायपोल मोमेंट कम रहेगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये तीनों पोलर है, अभी ये पोलर है, ये पोलर है, ये पोलर है, ये दो तो नॉन पोलर हो गए, ये तो हो गए नॉन पोलर। चलो अभी नॉन पोलर की यहाँ पे बात करेंगे ना हम, यहाँ पे पोलर में क्या देखेंगे, ये तो हो गए पोलर। पोलर में यहाँ पे क्या ध्यान में रखना है कि सेंट्रल एटम को जितना भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम रहेंगे, तो अराउंड द सेंट्रल एटम, अराउंड द सेंट्रल एटम यहाँ पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट यहाँ पे इंक्रीज हो गए, देन डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा रे स्टूडेंट, डायपोल मोमेंट डिक्रीज हो जाएगा, डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा।
तो डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो फिलहाल तो इन तीनों में कंपैरिजन करें तो इसका डायपोल मोमेंट ज्यादा रहेगा, तो इन दोनों का क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो यहाँ पे CH4 CCl4 का क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेम, और CHCl3 का ज्यादा रहेगा। तो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। तो बी इज अ करेक्ट आंसर। आई हैव अंडरस्टैंड एक्सप्लेनेशन, थैंक यू। हेलो, वेलकम स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमारे पास केमिकल बॉन्डिंग का एक पास्ट ईयर का क्वेश्चन है, जेएमएस 2021 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अरेंज द फॉलोइंग बॉन्ड अकॉर्डिंग टू देयर एवरेज बॉन्ड एनर्जी इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब यहाँ पे आपको क्या करना है, उसको अरेंज करना है ज्यादा एनर्जी से कम एनर्जी तक। तो यहाँ पे कार्बन क्लोरीन, कार्बन ब्रोमीन, कार्बन फ्लोरीन और कार्बन आयोडीन। तो ज्यादा क्लोज कौन सा रहेगा, यहाँ पे ज्यादा क्लोज कौन रहेगा, जितना एटम छोटा रहेगा। यहाँ पे सेंट्रल एटम तो कार्बन यहाँ पे कॉमन है। चलो अब यहाँ पे सेंट्रल एटम कॉमन हो गया है। यहाँ पे कार्बन, कार्बन, यहाँ पे क्लोरीन। सबसे पहले फ्लोरीन लिखेंगे क्योंकि फ्लोरीन का साइज छोटा होता है। जितना साइज छोटा रहेगा उतना यहाँ पे इंटरेक्शन ज्यादा रहेगा। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ जाएगा, किस केस में बढ़ जाएगा, कार्बन क्लोरीन वाली केस में थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ जाएगा। उससे डिस्टेंस यहाँ पे ब्रोमीन वाली केस में बढ़ेगा, समझ रहे ना। उससे डिस्टेंस यहाँ पे आयोडीन वाली केस में बढ़ेगा, क्योंकि साइज बढ़ेगा ना। इस एटम का क्या बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा। इसका साइज छोटा है, इसका साइज क्या है, बड़ा है। इसका साइज क्या हो जाएगा, और बड़ा हो जाएगा। इसका साइज क्या हो जाएगा, और बड़ा हो जाएगा। तो डिस्टेंस बढ़ेगा ना, कार्बन और ये इसका न्यूक्लियस, इसका डिस्टेंस बढ़ेगा। तो यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब यहाँ पे क्या रखना है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एवरेज बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी मतलब क्या होता है, बॉन्ड एनर्जी का मतलब होता है बॉन्ड ब्रेकिंग एनर्जी। बॉन्ड ब्रेकिंग एनर्जी, बॉन्ड ब्रेकिंग एनर्जी। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड ब्रेकिंग एनर्जी कहाँ पे लगेगी, यहाँ पे ज्यादा लगेगी। यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग एनर्जी क्या लगेगी, ज्यादा लगेगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्मॉल एटम है, यहाँ पे टू स्मॉल एटम है, टू स्मॉल एटम है। तो यहाँ पे टू स्मॉल एटम्स, टू स्मॉल एटम्स। तो दो स्मॉल एटम है, तो यहाँ पे जो बॉन्ड एंथैल्पी रहेगी, बॉन्ड एनर्जी रहेगी, बॉन्ड एनर्जी क्या रहेगी, हाई रहेगी। तो इसकी सबसे ज्यादा रहेगी, उसके बाद इसकी रहेगी, उसके बाद इसकी रहेगी। तो यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर, तो यहाँ पे कम होती जा रही है यहां से यहां तक। तो कार्बन फ्लोरीन वाला देखना है सबसे पहले, कार्बन फ्लोरीन कहाँ पे, तो एक ही ऑप्शन के अंदर है। उसके बाद कार्बन क्लोरीन। सबसे कम किसके अंदर रहेगा, कार्बन आयोडीन। डिस्टेंस पूछा जाता तो फिर कार्बन आयोडीन का डिस्टेंस ज्यादा होगा। तो बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड लेंथ के बीच इनवर्स रिलेशन है, देख सकते हैं यहाँ पे हम कि बॉन्ड जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। किसको, बॉन्ड लेंथ को, बॉन्ड लेंथ। तो यहाँ पे बॉन्ड एनर्जी पूछा है, इसलिए यहाँ पे हमारा आंसर कौन सा आएगा, डी। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या आएगा, ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। आई हैव अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन, थैंक यू। यस, वेलकम स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमारे पास एक पास्ट ईयर जेई का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन एक्चुअली ये केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री दोनों का भी बोल सकते हैं। देखो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बोला है, 3 स्टेटमेंट दिए है और वीबीटी के तीनों स्टेटमेंट है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है यहाँ पे कलर एग्जीबिशन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स के अंदर एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्वांटिटेटिव मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स के अंदर यहाँ पे बोल रहा है कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर होता है। और तीसरा है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कैन नॉट डिस्टिंग्विश लिगैंड को क्लासिफाई नहीं किया है, स्ट्रॉन्ग फील्ड है, वीक फील्ड। उसके लिमिटेशन को पहले समझेंगे। देखो लिमिटेशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्चुअली कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का जो पार्ट है उसके अंदर डायरेक्ट थ्योरेटिकल सेंटेंस यहाँ पे लिखा है, देखो दिखाया अभी। पहला तो इसके अंदर क्या क्या लिमिटेशन है, देखो इट इन्वॉल्व द नंबर ऑफ अजम्पशन। तो ये जो वीबीटी थी वो अजम्पशन के ऊपर बेस्ड थी। तो यहाँ पे अजम्पशन का कोई स्टेटमेंट है ही नहीं। इट डज नॉट द क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ मैग्नेटिक डाटा। तो क्वांटिटेटिव कोई इंटरप्रिटेशन डाटा वो यहाँ पे नहीं दे रही, बट यहाँ पे बोला है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कैन प्रिडिक्ट द क्वांटिटेटिवली मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स। तो ये तो एकदम सरासर रॉन्ग हो जाएगा, ये तो बिल्कुल भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा। तो स्टेटमेंट नंबर 2 एक रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि यहाँ पे बोला क्या है कि डज नॉट गिव द क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन
ऑफ मैग्नेटिक डाटा। तो मैग्नेटिक डाटा का कोई इंटरप्रिटेशन उन्होंने दिया नहीं था। तीसरा है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कैन नॉट डिस्टिंग्विश लिगैंड, कि जो एक वीक और स्ट्रॉन्ग। यहाँ पे देख सकते हैं, नेक्स्ट स्टेटमेंट रीड करेंगे, डज नॉट एक्सप्लेन द कलर एग्जिबिटिंग बाय कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो कलर यहाँ पे क्यों बन रहे, किसकी वजह से बन रहे, उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था। तो यहाँ पे बोल रहे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कैन नॉट एक्सप्लेन द कलर एग्जिबिटेड बाय ट्रांजिशन मेटल। तो ये एकदम सही स्टेटमेंट है, यहाँ पे देख सकते हैं एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है, मैच हो रहा है। यहाँ पे कौन से स्टेटमेंट को मैच हो रहा है, देखो यहाँ पे स्टेटमेंट नंबर 3 को मैच हो रहा है, समझ रहे ना। तो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट है, फर्स्ट हमारा एक करेक्ट स्टेटमेंट है, सेकंड ऑलरेडी रॉन्ग है। तीसरा देखते हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कैन नॉट डिस्टिंग्विश लिगैंड। लिगैंड कैसे होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, वीकली, इसका कोई आता पता नहीं था। डज नॉट गिव द क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक काइनेटिकल स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को थर्मोडायनेमिकली या काइनेटिकली कैसे स्टेबिलिटी होती है वो यहाँ पे कुछ भी बताया नहीं था, बट ये पॉइंट इसके अंदर इंक्लूड नहीं है। चलो, डज नॉट मेक द एग्जैक्ट प्रिडिक्शन रिगार्डिंग द टेट्राहेड्रल स्क्वायर प्लेनार, कि जिनके अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो कब स्क्वायर प्लेनार बोलना है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो कब टेट्राहेड्रल बोलना है। तो इसका कोई प्रिडिक्शन यहाँ पे नहीं दिया था। और इट डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द वीक एंड स्ट्रॉन्ग लिगैंड। स्ट्रॉन्ग लिगैंड, वीक लिगैंड कौन होते, क्यों होते, ऐसा कोई यहाँ पे नहीं बताया था। तो यहाँ पे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कैन नॉट डिस्टिंग्विश लिगैंड एज वीक है या स्ट्रॉन्ग है, तो इसका यहाँ पे कोई भी नहीं दिया। तो ये भी एक स्टेटमेंट क्या है रे, करेक्ट है। और ये जो सेकंड स्टेटमेंट है वो क्या है, रॉन्ग स्टेटमेंट है। चलो अभी यहाँ पे हमारे पास कौन सा यहाँ पे करेक्ट पूछा है, तो कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है वो यहाँ पे बोलना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट एंड थर्ड स्टेटमेंट आर करेक्ट, फर्स्ट एंड थर्ड, मतलब हमारा यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आई हैव अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन, थैंक यू। यस, वेलकम स्टूडेंट। तो हमारे पास एक केमिकल बॉन्डिंग का पास्ट ईयर का जेमेंस का क्वेश्चन है, 2019 का क्वेश्चन कुछ इस तरह से, स्ट्रक्चर ऑफ बेरिलियम क्लोराइड इन सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट के अंदर यहाँ पे बेरिलियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर क्या है एंड वेपर फेज में क्या है। तो सॉलिड स्टेट और वेपर फेज, इस दोनों में हमें यहाँ पे उसका स्ट्रक्चर बताना है। तो इसको डायरेक्टली एस ब्लॉक जो टॉपिक है एनसीईआरटी के अंदर क्लास 11 के अंदर, उसको डायरेक्टली एक स्टेटमेंट के अंदर दिया हुआ है। चलो अभी इसको केमिकल बॉन्डिंग के थ्रू समझेंगे तो भी वो यहाँ पे बताना पड़ेगा, और एस ब्लॉक के अंदर तो डायरेक्टली स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे पहले तो मैं आपको एनसीईआरटी का स्टेटमेंट दिखाता हूँ। देखो अभी यहाँ पे बेरिलियम क्लोराइड जो होता है वो कुछ इस तरह से होता है। देखो यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है बेरिलियम हालाइड जो होता है, तो हालाइड में यहाँ पे क्लोराइड दिया है, हम यहाँ पे क्लोराइड लिखेंगे। बेरिलियम हालाइड इसेंशियली कोवलेंट होता है, सोल्यूबल होता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर, और बेरिलियम क्लोराइड जो है वो चेन स्ट्रक्चर होता है सॉलिड स्टेट। चलो तो यहाँ पे चेन, एकदम चेन, यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ भी करेंगे तो हमें यहाँ पे पता है बेरिलियम के अंदर यहाँ पे 2 क्लोरीन है और 2 वैकेंट ऑर्बिटल है। तो यहाँ पे हम कुछ बेरिलियम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसे बॉन्ड मिलेगा इनके अंदर। देखो यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म हुआ है, तो यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म हुआ है, तो ऐसे चेन लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा ऐसा बड़ा। तो इसको हम ऐसा भी लिखते हैं BeCl2 और ब्रैकेट के बाहर यहाँ पे n मतलब यहाँ पे इसका नंबर कितना भी हो सकता है। तो सॉलिड स्टेट में आपको ऐसा मिलेगा, सॉलिड स्टेट में आपको एक चेन में मिलेगा, ठीक है। तो सॉलिड स्टेट में तो चेन तो यहाँ पे 2 ऑप्शन, तो 2 ऑप्शन तो गए अभी, यहाँ पे ऑप्शन बी और डी गया, फिर चेन के अंदर ए और सी बचा हुआ है। अभी वेपर फेज में देखेंगे, देखो नेक्स्ट ऐसा बोला है कि इन वेपर फेज BeCl2 टेंड्स टू फॉर्म क्लोरो ब्रिज डाइमर, मतलब 2 ही यहाँ पे, ये जो यहाँ पे दिखा रहा है ये एक्चुअली डाइमर है, ये वेपर फेज में, वेपर फेज में डाइमर, और ये कौन से बिलो, यहाँ पे बिलो 1200 केल्विन, क्योंकि उसके ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे बोला है कि हाई टेम्परेचर पे उसका मोनोमर मिलता है। यहाँ पे देख सकते हैं, एक तो वेपर फेज BeCl2 में इसका क्या मिल रहा है, क्लोरो ब्रिज डाइमर मिल रहा है, और यहाँ पे मोनोमर कब मिल रहा है, मोनोमर मिल रहा है एट हाई टेम्परेचर। कौन सा टेम्परेचर, इसके आगे टेम्परेचर गया तो इसका मिलेगा एक मोनोमर। मोनोमर मतलब आप इसको बोल सकते हैं आप कि BeCl का ये जो हम बोल रहे हैं ना,
यहाँ पे इसका हाइब्रिडाइजेशन sp है, बॉन्ड एंगल 180 है। तो ये वाली जो केस है वो तभी पॉसिबल है जब इतना टेम्परेचर रहेगा 1200 केल्विन के ऊपर। तो फिर हमें खाली वेपर फेज में बोला है, तो वेपर फेज में इसका क्लोरोब्रिज डायमर मिलेगा। तो डायमर कहाँ पे मिल रहा है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी के अंदर मिल रहा है। चेन सॉलिड स्टेट में मिलेगा और डायमर आपको वेपर फेज में मिलेगा। तो गैस फेज में बोला जाता तो फिर यहाँ पे आपको लीनियर बोला जाएगा, ये लीनियर है, बट ये आपको इतने टेम्परेचर पे मिलेगा। ठीक है, तो फिलहाल अभी यहाँ पे आंसर क्या आएगा? सी। आई पे अंडरस्टैंड एक्सप्लेनेशन, थैंक यू। यस, वेलकम स्टूडेंट। तो हमारे पास एक पास्ट ईयर जेईई मेंस का क्वेश्चन है, केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन है। इसको अमाइन के अंदर भी देख सकते हैं, बेसिक नेचर ऑफ अमाइंस के अंदर ये पॉइंट ऑलरेडी इंक्लूड हो चुका है। चलो अभी क्वेश्चन देखते हैं। करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है। तो यहाँ पे आपको दो कंपाउंड दे, तो एक तो पहला कंपाउंड यहाँ पे दे के रखा है नाइट्रोजन, इसको कनेक्ट है सिलिकॉन और यहाँ पे हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पे आपका है इस तरह से। तो तीनों साइड पे यहाँ पे आपका रहेगा सिलिकॉन, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H, और लास्ट वाला यहाँ पे रहेगा कुछ। तो ये हो गया ये पहला कंपाउंड, इसको बोला जाता है, इसका नाम कुछ इस तरह से ट्राइसिलाइल। ट्राइसिलाइल अमाइन के अंदर होता क्या है एक्चुअली? ये जो लोन पेयर दिख रही है, एक्चुअली ये लोन पेयर यहाँ पे कॉन्जुगेशन के अंदर है। यहाँ पे जो भी दिख रहा है आपको, यहाँ पे सिलिकॉन जो भी आपको दिख रहा है, उसके पास एक वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है। इसके अंदर क्या होता है? वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, वैकेंट होता है। तो इसके अंदर वैकेंट डी ऑर्बिटल होने के कारण क्या होता है? ये जो लोन पेयर है वो कॉन्जुगेशन में आती है। ये लोन पेयर यहाँ पे क्या हो जाती है? इसके डी ऑर्बिटल में पाई बॉन्ड बनाती है। तो पाई बॉन्ड बनाएंगे तो फिर यहाँ पे ये जो 3 सिग्मा बॉन्ड हो जाएंगे, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाएगा। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से ड्रॉ करेंगे, देखो। तो यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से रहेगा और यहाँ पे एक पाई बॉन्ड रहेगा, यहाँ पे एक पाई बॉन्ड रहेगा। अभी इस सेंट्रल नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन की बात, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हमने बोल दिया है क्या है? sp2। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा? sp2। तो यहाँ पे ना तो कोई लोन पेयर है, ना तो कोई टेट्राहेड्रल दिख रहा है, पिरामिडल दिख रहा है। तो यहाँ पे ये रहेगा आपका क्या? एक प्लेनार सिस्टम रहेगा, एक प्लेनार सिस्टम रहेगा। और यहाँ पे लोन पेयर नॉट अवेलेबल, लोन पेयर जो है ये अवेलेबल नहीं है, नॉट अवेलेबल फॉर डोनेशन। यहाँ पे लोन पेयर डोनेशन के लिए अवेलेबल ही नहीं है, तो फिर यहाँ पे बेस रहेगा का? नहीं, बिल्कुल भी नहीं रहेगा। यहाँ पे दिस इज नॉट बेस, ये नॉट लेविस बेस। तो यहाँ पे इसको हम लेविस बेस बोल सकते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं बोल सकते। तो चलो अभी ये तो प्लेनार भी, यहाँ पे एक प्लेनार है, तो पिरामिडल वाले ऑप्शन क्लोज हो गए। अभी यहाँ पे ये पिरामिडल वाले 2 ऑप्शन क्लोज हो गए। कौन कौन से 2 ऑप्शन क्लोज हो गए? ये ऑप्शन क्लोज हो गया, ये ऑप्शन क्लोज हो गया। तो ये तो आएगा, एक तो प्लेनार आएगा, नहीं तो फिर यहाँ पे डी के अंदर भी प्लेनार दिख रहा है। अभी दूसरा बात यहाँ पे देखेंगे कि वो इस ट्राइमिथिलामाइन की, ये है ट्राइमिथिलामाइन, ये ट्राइमिथिल अमाइन। अभी ट्राइमिथिल अमाइन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो समझ में आएगा। देखो ये कुछ स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, सेंट्रल में नाइट्रोजन होता है और यहाँ पे CH3 ग्रुप पे CH3, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे लोन पेयर है। तो ये लोन पेयर ना तो कंजुगेशन के अंदर है, तो ये आपको मिलेगा एक पिरामिडल शेप। तो ठीक है, अभी इसका थोड़ा सा स्टेरिक हिंड्रेंस हो सकता है, स्टेरिक हिंड्रेंस हो सकता है कि जिसकी वजह से इसको वीक बेस बनाया गया है। तो इस स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से यहाँ पे इस लोन पेयर का डोनेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो ठीक है, भले ही ये वीक बेस है बट इसके पास लोन पेयर तो है अवेलेबल और पिरामिडल शेप भी दिख रहा है। तो ये आपको क्या दिख रहा है? पॉइंट नंबर 1 एक तो पिरामिडल दिख रहा है और पॉइंट नंबर 2 क्या है? यहाँ पे क्या है रे? बेसिक है। तो ये है बेसिक। तो यहाँ पे क्या बोला है कि अभी चलो बेसिक के अंदर देखेंगे। अभी यहाँ पे मोर और लेस इसके टर्म में देखा है। तो SiH3 थ्राइस नाइट्रोजन यहाँ पे प्लेनार है और ये लेस बेसिक आएगा, लेस बेसिक। तो ये तो बेस है ही नहीं, तो यहाँ पे नॉट बेसिक बोला है तो लेस बेसिक आएगा। तो यहाँ पे क्या बोला है? इधर मोर बेसिक बोला है। तो चलो अभी यहाँ पे ए भी कट गया। तो यहाँ पे ऑप्शन चेक करते डी वाला। तो ये प्लेनार तो है और लेस बेसिक भी है, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आई हैव अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन, थैंक यू। यस, वेलकम स्टूडेंट। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन
हम पी ब्लॉक के अंदर भी देख सकते हैं, क्लास 12 के अंदर जो ग्रुप 16 है सल्फर के ऑक्सो एसिड्स, और केमिकल बॉन्डिंग के थ्रू भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलो यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा है, ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर दैट डज नॉट कंटेन बॉन्ड बिटवीन सल्फर एटम, मतलब सल्फर सल्फर एटम के बीच बॉन्ड कहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, तो ये हमें पूछा है। तो हमें इसके स्ट्रक्चर ड्रॉ करने पड़ेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। तो समझ में आएगा कि यहाँ पे सल्फर ऑक्सीजन सल्फर है, या सल्फर सल्फर है, या सल्फर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, या सल्फर OH है। तो चलो अभी इसके स्ट्रक्चर 1 बाय 1 ड्रॉ करेंगे। देखो अभी यहाँ पे इसका जो स्ट्रक्चर, इसको पायरो सल्फ्यूरिक एसिड बोला जाता है, पायरो सल्फ्यूरिक एसिड, पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। तो पायरो सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर कोई SS बॉन्ड नहीं है। एसिडिक हाइड्रोजन की बात करें तो ये एसिडिक हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पे SOS एक बॉन्ड आएगा, मतलब ये ब्रिज, यहाँ पे इसको ब्रिज बोला जाता है, इसको एसिडिक बोला जाता है, एसिडिक हाइड्रोजन। तो एसिडिक हाइड्रोजन की बात करें दो, ब्रिज ऑक्सीजन की बात करें तो SOS की बात करें तो एक आएगा। चलो अभी यहाँ पे H2SO3 की बात करेंगे तो इसके अंदर तो कोई SS बॉन्ड है नहीं, अभी बी ऑप्शन के अंदर जाएंगे। ठीक है, चलो अभी बी ऑप्शन के अंदर जाएंगे। अभी देखते हैं यहाँ पे ये जो है थायो सल्फ्यूरिक एसिड है, H2, यहाँ पे थायो सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड का डबल बॉन्ड, यहाँ पे जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन था ना उसको कम करना था, तो यहाँ पे इस ऑक्सीजन के बदले में यहाँ पे सल्फर डाला हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं सल्फर सल्फर यहाँ पे बॉन्ड है, तो बिल्कुल भी इसके अंदर यहाँ पे देख सकते हैं सल्फर सल्फर की बॉन्डिंग है, तो इसको हाईलाइट करेंगे, ये हमारा आंसर है एक्चुअली। तो थायो यहाँ पे जो है सल्फ्यूरिक एसिड, थायो सल्फ्यूरिक एसिड, दिस इज द आंसर। अभी बाकी के भी स्ट्रक्चर दो है तो यहाँ पे ड्रॉ करेंगे C और D को। अभी एक्चुअली क्वेश्चन के अंदर नॉट पूछा है, तो इसके अंदर तो है नॉट, मतलब अभी पहला ही ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आएगा, समझ रहे ना, नॉट पूछा है यहाँ पे, डज नॉट कंटेन, तो इसके अंदर कोई सल्फर सल्फर बॉन्ड नहीं, इसके अंदर तो प्रेजेंट है। ठीक है, अभी H2S4O6 के अंदर चेक करेंगे। देखो अभी देखो इसका नाम जो है C के अंदर टेट्राथायोनिक एसिड, टेट्राथायोनिक एसिड, इसके अंदर भी देख सकते हैं SSSS, तो यहाँ पे तो पूरा का पूरा लंबा चौड़ा चेन ही है। ठीक है, तो इसके अंदर तो बिल्कुल SS बॉन्ड है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं रहेगा। इसके अंदर भी यहाँ पे देख सकते हैं, इसके अंदर भी SS लिंकेज है। ठीक है, अभी H2S2O4 समझते हैं लास्ट वाला। अभी यहाँ पे जो लास्ट है H2, यहाँ पे H2 बोल सकते, H2S2O4, तो डाइथायोनस एसिड, डाइथायोनस एसिड के अंदर क्या है SS देख सकते हैं, यहाँ पे SS लिंकेज है, तो दो एसिडिक हाइड्रोजन है, दो S डबल बॉन्ड O है, तो हमें खाली SS चाहिए, तो हमें यहाँ पे बाकी कुछ भी नहीं चाहिए, ओनली SS कहाँ पे है। तो इन तीन के अंदर तो बिल्कुल भी, एक के अंदर नहीं है, तो यहाँ पे पायरो सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर यहाँ पे कोई भी SS लिंकेज नहीं है, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या रहेगा, आंसर A इज द करेक्ट आंसर। आई हैव अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन, थैंक यू।